फर्क नहीं पड़ता है। जनता के जहन में ये बात रहेगी कि जिस वक्त धर्म का समागम हो रहा था बिहार में, उस वक्त जदयू के लोग मटन पार्टी कर रहे थे। महागठबंधन को हिंदू विरोधी साबित करने में बहुत हद तक सफल हो गई भाजपा। जातीय आधार पर जो वोट आप साध लेते थे, अब धर्म के आधार पर आपके हाथ से रेत की तरफ फिसलेगा। 10 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करके यह मैसेज दे दिया गया कि किसी भी आयोजन में आज तक इतने लोग नहीं आए। ये क्या है? ये धर्मांधता नहीं है, नशा नहीं है तो क्या है? और इस नशे की खेप को भाजपा ने नीतीश के नाक के नीचे से बेच दिया और हम सफल रहे। कम से कम भाजपा के इन चेहरों को वहां बिठाकर हमने हर समाज का रिप्रेजेंटेशन तो सुनिश्चित कर दिया वहां पे। आप क्या कर रहे हैं? धर्म अफीम जैसा होता है, बहुत विद्वान व्यक्ति ने कहा था। इस पर आज भी शोध होता है। कई लोग अपने जीवन के मध्य पड़ाव में ये बात समझ पाते हैं कि धर्म अफीम क्यों होता है। कई लोग आजीवन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि धर्म अफीम अगर है तो क्यों है। खैर, ये भी किसी का निजी विचार हो सकता है, इसलिए इसे विशेष तवज्जो नहीं देने जा रहा हूँ। आज के पंचनामा में आप सभी के स्वागत के साथ ये बता दें कि अब आप जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं इस पंचनामा में मेरा और मैं आपका, उसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी आज पटना से विदाई हो गई है। चार्टर प्लेन में बैठकर चले गए। लगातार तरेतपाली मठ में लोगों को, जो उनके अनुयायी हैं या दूर दूर से आए हुए भक्त हैं, उनको अपना उन्होंने कभी हनुमान पाठ, कभी काव्य पाठ, अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें समझाई। कईयों के पर्चे निकाले। कितना सही कितना गलत इस पर डिबेट तो बहुत पहले ही देश के अंधे चैनलों ने किया है। अब बात यथार्थ की और उस जगह की होनी चाहिए जहां धर्म आकर रुक जाता है। राजनीति और धर्म के इस मिश्रण को हमने बहुत बारीकी से कवर करने की कोशिश की। मैंने आपको पूर्व में ही कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उनके जो धार्मिक उन्माद है, जो उनके खिलाफ हैं, जो उनके पक्ष में हैं, उनका जो एजेंडा है, इस पर मैं खबर नहीं चलाऊँगा। मैं किसी तरीके का प्रमोशन या डिसप्रमोशन किसी भी धार्मिक व्यक्ति का जो धर्म से जुड़ा हुआ है किसी भी स्तर से मैं नहीं करूँगा। हाँ, ये जरूर है कि धर्म से जुड़ी हुई बातों को अगर राजनीति में लाया जाए या राजनीति को धर्म से जोड़ा जाए या धर्म की राजनीति की जाए तो उस पर तो फिर मेरा विशेषाधिकार है। मैं लगातार आप लोगों को उस पर चर्चा करके बताता ही रहता हूँ। आज पंचनामा दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन का होगा। 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में भाजपा को अपर हैंड देकर चले गए। 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा हिंदू राष्ट्र भी है। संपूर्ण भारतवर्ष, जो शुरुआत जिसकी ईरान मिस्र से होती है और जो श्रीलंका तक जाता है, जिसकी कल्पना, जिसके बारे में हमारे महाकाव्यों में लिखा गया है, जिस पर राजनीति अगर हो तो हिंदू अपने आप को एकजुट कर लेगा। अब वही प्रयास किया जा रहा है। पहला चुनाव यदि राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया, दूसरा पुलवामा के नाम पर लड़ा गया, तो तीसरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही लड़ा जाएगा, ये तय हो गया। और इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई। कैसे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एकाएक इतना महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जब वो पटना आते हैं तो जिन लोगों के चाकरी में लोग लगे रहते हैं वो उनकी चाकरी में लग जाते हैं। जिन लोगों से मिलने के लिए हफ्तों दर हफ्तों का समय लेकर भी शायद आपकी मुलाकात ना हो, वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं मिल पाते हैं। आचार्य कुणाल को धकिया दिया जाता है, पैर दबाते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आते हैं। लगातार उनका परिवार जो हर वक्त 24 घंटे निगरानी में रहता है, उनके आसपास बैठा नजर आता है। वीआईपी दरबार में किन्होंने हाजिरी लगा ली तो कोई 10 लाख की भीड़ में सफोकेट होकर बाबा के दर्शन करने गया। धर्म या अफीम नहीं है तो ऐसी नशा किस चीज़ में आपने देखा है आज तक? निश्चित तौर पर बिहार में एक बहुत बड़ा सेल लगा था और धर्म की बुआई भी हुई और कटाई भी हुई। किन्होंने बोया किन्होंने काटा ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये बताने आया हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री किन रणनीतियों का हिस्सा है, क्यों भाजपा ने इस बीज को बिहार में बो दिया
और इस बीज से जो फसल आएगी उसे भाजपा कब काटेगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? क्या देश के किसानों की तरह ही हाल होगा या ऐसी पहुँच होगी कि भाजपा मालामाल हो जाएगी? देखिए, भाजपा की लॉटरी तो लगी है धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने, और किसी भी धर्मगुरु या किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी नेता से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कराकर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह तो तय कर दिया है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। किसी यूट्यूबर की तरह उनके समर्थक, सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं कि वो उन्हें भगवान भी बना देंगे। लेकिन ये आप अच्छे से जानते हैं कि भगवान का स्थान कोई इंसान नहीं ले सकता है। अब बात राजनीति की। धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार, दरअसल ये वही कहीं ना कहीं प्रक्रिया है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए नहीं थे, इन्हें लाया गया था। बिहार में रहने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री अपने यूजुअल व्यवहार में नहीं नजर आए, बहुत असहज थे। धीरेन्द्र शास्त्री का जो यूजुअल कॉन्फिडेंस हुआ करता है वो बिहार में नहीं दिख रहा था। उन्होंने तेजस्वी से मिलने की जहाँ इच्छा जाहिर की, वहीं हिंदू मुस्लिम उन्होंने नहीं किया बिहार में, केवल हिंदू राष्ट्र की बात करके चले गए। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में वो पानी के बाहर मगरमच्छ जैसे होता है उसकी तरह महसूस कर रहे थे। कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी हिला हुआ था। सभा के दौरान ये कह देना कि बहुत भीड़ है, कल से टीवी में ही देखिएगा, ये भी उस एजेंडे के लगभग खिलाफ है जो एजेंडा अब तक वो अलग अलग जगहों पर निभाते आए हैं। एक विशेष बात आपको पहले ही बता देता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री का ये पहला और आखिरी आगमन नहीं है बिहार में। धीरेन्द्र शास्त्री आए और चले गए, वो आने और जाने वाले हैं कई बार। 2024 के चुनाव तक धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में लगभग 4 ऐसा कार्यक्रम लगाया गया है जिसके बारे में जानकारी लगभग कंफर्म है। ये कार्यक्रम जो है उनका, ये बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के कुछ खास जगहों पर जहां लगाने वाले हैं अपना दरबार, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। गया, मुजफ्फरपुर, मोकामा और नालंदा, इन 4 जगहों पर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार अगस्त में, सितंबर में, फिर दिसंबर के आसपास लगने वाला है। इस दौरान भीड़ भी इकट्ठी की जाएगी। जहां धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के काट के तौर पर बिहार में जदयू का एकमात्र रिटेलिएशन होता है मीट की पार्टी कराना, जो कि कहीं ना कहीं उसके ही राजनीति के लिए सबसे बड़ा, जो कहा सकता है कि बट्टा लग गया। बिहार में जिस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर राजनीति चल रही थी, लोग जुड़ रहे थे धर्म के नाम पर, उस वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक मटन पार्टी करा देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है, और इस मिस्टेक का खामियाजा भुगत रहे हैं। 1000 कुत्ते गायब है कह रही है भाजपा, शराब पिलाई गई ये कह रही है भाजपा, केस करने की धमकी दे रहे हैं, पुराने भाजपा नेताओं के मीट खाने की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता है, जनता के जहन में ये बात रहेगी कि जिस वक्त धर्म का समागम हो रहा था बिहार में, उस वक्त जदयू के लोग मटन पार्टी कर रहे थे, बकरे हलाल कर रहे थे। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं इसका प्रतिफल चुनाव में कैसा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो राजनीति आपके लिए नहीं है। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को छोड़ देना चाहिए आपको, वरना आप उसे समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। खैर, इन विषयों पर हम लगातार चर्चा करते रहें, इस पर नहीं जाऊंगा। उन 5 मुद्दों को बहुत तेज़ी से आपके सामने लाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली धीरेन्द्र शास्त्री को जब बिहार लाया गया तो लाने वाले लोग कौन से थे, क्यों लाया गया और इसका फ़ायदा भाजपा को क्या मिल सकता है। देखिए, जो 5 कारण, उनमें सबसे बड़ा कारण है हिंदू मुस्लिम कराकर हिंदू वोट को एक तरफ पोलराइज करना। कितना सफल रही है इसमें भाजपा। देखिए, भाजपा ने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया। भाजपा के दूसरे राज्य के जो सांसद हैं वो आवा भगत में बाबा के लगे, ड्राइवरी करके पहुंचाया उनको होटल तक। लगातार होटल से बुकिंग से लेके जो तरेत पाली मठ है वहाँ तक जो करोड़ों रुपए खर्च हुए इस आयोजन में, किसने किया अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। कई बड़े बड़े चैनलों ने अपने अंतिम स्तर तक गुर्गे लगा रखे हैं, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। भनक तक नहीं लग रही है कि किसने कराया और क्यों कराया। निश्चित तौर पर भाजपा जैसे पर्दे के पीछे से खेलती आई आज तक, उसी तरीके से इस एजेंडे पर भी खेल रही है। और
इसमें खास तौर पे उपयोग किसने किया, इसे भाजपा के पक्ष में किसने कर दिया, तो वो और कोई नहीं बल्कि महागठबंधन के बड़बोले नेता हैं। जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम की खबर आई, उस दिन से ही लगभग आंदोलित हैं सर्टेन नेता, सर्टेन पार्टियों के, जो महागठबंधन को एज अ होल, चाहे कांग्रेस इसके विरोध में हो ना हो, जदयू के लोग भी जा रहे हैं उस कार्यक्रम में, फिर भी एक आम अवधारणा बनाने की कोशिश की गई कि हम धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में खड़े हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में खड़े हैं तो वहाँ 10 लाख लोग मौजूद हैं। अब उन 10 लाख लोगों को भाजपा ये एहसास कराने में लगी हुई है कि तुम किस जाति को इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जिसे मानने आए हो, जिसे देखने आए हो, उसका विरोध कर रही है जदयू, महागठबंधन, राजद, सीपीआई, कांग्रेस, सब। अब ये पाप का भागी बनना होता है। इस राजनीतिक हलचल में ये गेहूं के साथ घुन पिसने जैसा होता है। तेज प्रताप की हल्के बयान है उन हल्के बयानों का खामियाजा जदयू को भी भुगतना पड़ा है। जदयू अच्छे से जानती है, जदयू के कई नेताओं ने खुलकर ये बात कही है, कई मंचों से ये बात कही है, जाकर मुलाकात करके मैसेज देने की कोशिश की गई है। आज श्रवण कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, और जो विरोध में होंगे वो समझें वो देशद्रोह की तरह कर रहे हैं अगर वो विरोध कर रहे हैं किसी धर्मगुरु का या किसी धर्म का। जदयू बहुत लेट समझी इस चीज़ों को। जब मटन पार्टी हो गई, चिड़िया चुग गई खेत, बकरा हलाल हो गया, तब जदयू ये बात समझी। तब तक कहीं ना कहीं देर हो गई। हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर भूमिहारों का एक बहुत बड़ा झुंड जो वहाँ कार्यक्रम करा रहा था तरेतपाली में, उसने विभिन्न जगहों के हिंदू समाज के लगभग सभी ऊंची नीची जातियों के लोगों को इकट्ठा कराया। और जैसा कि आपको पता है कि वोट देने वक्त बहुत ज़्यादा सवर्णों की भीड़ नहीं दिखती है, वैसे ही इन धार्मिक आयोजनों में भी आने वाले लोगों की जब बातें हमने सुनी, जब पूछा गया कि किस जाति समाज से आते हैं, तो ज़्यादातर लोग ओबीसी समाज के थे वहाँ मौजूद, पिछड़ा समाज के थे वहाँ मौजूद। निश्चित तौर पर धर्म अगर अफीम नहीं है तो इन लोगों तक ये नशा पहुँच कैसे रहा है और इसे इतने बड़े स्तर पर कैसे बेच लिया जाता है। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब है, लेकिन सब नाकाफी है। इसके बावजूद लाखों लोग पहुंच जाते हैं। कहना पड़ता है कि मत आइए, फिर भी अगले दिन उतने लोग पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये धर्मांधता नहीं है, नशा नहीं है तो क्या है? और इस नशे की खेप को भाजपा ने नीतीश के नाक के नीचे से बेच दिया। हिंदू पोलराइजेशन 2024 तक किसी तरह चलता रहेगा और हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू समाज के लगभग जितने भी तबके हैं सबको जोड़कर एकजुट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है, 10 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करके यह मैसेज दे दिया गया कि किसी भी आयोजन में आज तक इतने लोग नहीं आए। और यह साबित करता है कि जो वोट बैंक है हिंदुओं का वो एकजुट है, और उसे यदि भाजपा बिहार से शुरू करती है कार्यक्रम तो ये एक बड़े आंदोलन की तरह पूरे देश में फैल सकता है। खास तौर पे इस कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक की हार भूल जाइएगा, आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा। आगे मैं बताता हूँ। ये तो पहला जो कारण है जिसकी वजह से भाजपा को फायदा हो सकता है, हिंदू पोलराइजेशन होगा। इससे हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है, हमें आँख के सामने दिख रहा है, और इसके रिजल्ट से 24 के रिजल्ट में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। दूसरा बड़ा कारण, महागठबंधन को हिंदू विरोधी साबित करने में बहुत हद तक सफल हो गई भाजपा। सफल नहीं भी हुई तो वो अपने आधार पर ये बात जरूर साबित करने में लग जाएगी, और वो हर डिबेट में, टीवी डिबेट हो या यूट्यूब पर आए या कहीं आए या सोशल मीडिया का ही रुख ले, सभी नेता, चाहे वो विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, अश्विनी चौबे हो, इन सभी ने कहीं ना कहीं इस बात को लोगों के जहन में डाल दिया कि महागठबंधन जो है वो ऐसे धर्म आयोजनों को, खास तौर पे अगर हिंदुओं का कोई आयोजन हो तो उसके खिलाफ जरूर बोलता है, उसके खिलाफ जरूर हो जाता है। एक दिन नीतीश कुमार भेंट करने नहीं गए, एक दिन तेजस्वी यादव भेंट नहीं करने गए। यही अगर कोई इफ्तार पार्टी होता तो नीतीश कुमार टोपी पहन के आगे ही बैठ जाते। गलत बोल रहा हूं? सोचिए कितना बड़ा गलती हो गया। मान लेते हैं आप नहीं मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, आप नहीं मानते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को, हम भी नहीं मानते हैं। आप राजनीति करने चले हैं, बड़े समाज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक चुना गया है आपको। सबको समान मानना होगा। आप कलमा नहीं पढ़ते हैं,
आप दिन में 5 बार नमाज नहीं पढ़ते नीतीश जी, लेकिन फिर भी इफ्तार में मौजूद रहते हैं, टोपी पहनते हैं। इससे समाज में मैसेज जाता है कि आप सभी धर्मों के लिए सोचते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को आप मौका देते हैं ये कहने का कि नवरात्रि में फलाहार नहीं कराते हैं, इफ्तार पार्टी कराते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन कोई उलेमा पहुंच जाएंगे तो उनको रिसीव करने के लिए, दलाई लामा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी गलती आपसे कराई गई और किसी ने नहीं रोका तेज प्रताप यादव को। तेजस्वी को न्योता तक मिला, वो धर्म संकट में फंस गए। जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, आएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई और नाराज हो जाएगा। सोचिए किस तरीके की राजनीति बिहार में हो रही है, कैसे फंस जा रहे हैं नेता। ये नेता फैसला कैसे लेंगे जब इन नेताओं के सामने ये अगर सवाल बड़ा आ जाए, पाकिस्तान को अलग करना हो, बांग्लादेश लिबरेट करना हो, तो इनसे क्या फैसला होगा। ये उन नेताओं की तरह नहीं है जो नेता हम लगातार देखते रहे हैं। ये नेता अलग नेता हैं, ये मौका परस्त हैं, ये अपने ही चाल में फंस जाने वाले नेता हैं और ऐसे नेताओं से बिहार पटा पड़ा है। महागठबंधन ने भले उनका स्वागत नहीं किया, लेकिन विरोध करके जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने एक मौका दे दिया भाजपा को, इससे भाजपा पूरी तरीके से बुराने में सफल रही और इसकी वजह से एक एंटी हिंदू सेंटीमेंट जो अब तक बिहार में नहीं डेवलप हो पाया था, ऐसे किसी भी रसायन का बिहार के इस केमिस्ट्री लैब में जगह नहीं था। लेकिन अब इस रसायन को आपने इंपोर्ट कर लिया है अपने एक्शंस की वजह से, अपने बयानों की वजह से, और अब इसका प्रतिफल यह होगा कि धीरे धीरे आप बिहार के सुदूर इलाकों में धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चाओं की चर्चा, उनके वीडियोस को देखना, उनके द्वारा फैलाए गए एजेंडे को देखना, उनके द्वारा किया गया प्रचार और कुप्रचार देखने की लोगों की रुचि वो बढ़ा देंगे। कुछ दिन पहले बिहार में एक यूट्यूबर ने यही सनसनी फैलाई थी, बहुत फेमस हो गया था। क्या स्थिति हुई आपने देखा। आज एनएसए लगा हुआ है, करुण वंदन कर रही हैं उनकी माता जी, लेकिन जो हुआ वह सब आपके आंख के सामने है। इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भाजपा का एजेंडा बिहार में फैला दिया और उसे आग किसने दिया, तो तेज प्रताप यादव ने, शक्ति यादव ने, राजद के प्रवक्ताओं ने। जदयू अपने आप को अलग ही नहीं कर पाई इस पूरे मुद्दे पर, और इस जो पूरा ये आडंबर है ये अब माथे पर चढ़ गया है महागठबंधन के प्रत्याशियों को झेलना पड़ेगा। सर्टेन घरों के सामने जब अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से गुजरेंगे तो विरोध करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। जातीय आधार पर जो वोट आप साध लेते थे, अब धर्म के आधार पर आपके हाथ से रेत की तरह फिसलेगा और आप उसे नहीं बांध पाइएगा मुट्ठी में। तेजस्वी के न्योते से लेकर नीतीश कुमार के गैरहाजिरी तक सब पर सवाल खड़े किए गए। एक बड़ा हिस्सा विद्रोह करके महागठबंधन का चला गया धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। सुमित सिंह मंत्री हैं, निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। वो कहते हैं कि गलत है जो विरोध कर रहा है। श्रवण कुमार ने आज कहा कि देशद्रोही है जो विरोध करते हैं ऐसे आयोजनों का। खुद नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह परवत्ता के विधायक पहुंच जाते हैं दरबार में। कई लोग कसम में थे, धर्म संकट में थे। जहां आयोजित हो रहा है वहां के आसपास के विधायक भी राजद के धर्म संकट में थे। कैसे न जाएं तो छुप कर कैसे जाएं। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? केवल बयानों की वजह से। किसी को जाना है वहां, नहीं जाना है, यह उसका निजी विषय है। धर्म को लेकर, आस्था को लेकर लगभग सबकी राय निजी होती है। इसमें सार्वजनिक तौर पर विशेष बात देखिए, एक तरफ तेज प्रताप कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं मानता हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 400 साल जीने वाले देहरावा बाबा के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ। कितना कॉन्ट्रास्टिंग है ये बयान। कैसे ऐसे बयानों को झेल सकते हैं नीतीश कुमार? खैर ये उनकी गलती है, उन्हें इसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ विश्लेषण करने बैठे हैं, हम किसी को राय देने नहीं बैठे हैं। तीसरे और एक और महत्वपूर्ण जो कारण है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। बिहार में एक फ्लोटर वोट बैंक हो गया है भूमिहारों का। बड़ी संख्या है, सवर्णों में सबसे बड़ी भूमिका इनकी रहती है, और एक भूमिहार का बेटा 7 के वोट करवाएगा, ऐसा माना जाता है बिहार में। भूमिहारों की कई बार अपनी पार्टी भी बनाने की और उनका संगठन बनाने की कोशिश की गई, सफल नहीं रह पाया ये प्रयोग।
लेकिन भूमिहार कभी एक पार्टी के चाकरी करते नजर नहीं आए। विभिन्न राजनीतिक दलों में जितनी भागीदारी भूमिहार नेताओं की है, उतनी भागीदारी किसी और जाति की नहीं। आप ये अच्छे से जानते हैं कि तरेतपाली में जो कार्यक्रम हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री के इस पूरे कार्यक्रम को भूमिहारों ने आयोजित किया, भूमिहारों ने कार्यक्रम कराया, भूमिहारों ने ही कार्यक्रम को हाईजैक किए रखा। और इससे एक विशेष मैसेज ये जाता है कि भूमिहार भाजपा के साथ है। पिछले चुनाव में आप जरा पीछे मुड़िए, बोचहा चलिए, बोचहा में क्या रिजल्ट आया था? भूमिहार किसके साथ थे? तेजस्वी यादव के साथ। अब जब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भूमिहार कराते हैं और उसका विरोध कर देती है राजद, तो उस वोट बैंक को भी अपने से दूर कर देती है। यही कुढ़नी में हुआ था। कुढ़नी में भूमिहारों ने भाजपा को जिता दिया, तुरंत पलट दिया वक्त जज्बात सब कुछ। ये क्यों हुआ? क्योंकि भूमिहार एक फ्लोटर वोट बैंक है। इसे नीतीश कुमार अपने पाले में भी करना चाहते थे, बहुत हद तक किया भी, लेकिन जैसे ही अनंत सिंह वाला प्रकरण हुआ, नीतीश कुमार पूरी तरीके से भूमिहार विरोधी हो गए। एक पार्टी भी बिहार में बनी जिसने नीतीश कुमार को भूमिहार विरोधी बनाने में पूरी भूमिका निभाई 1 साल तक। आज नीतीश कुमार को भूमिहार विरोधी माना जाता है, जबकि उन्होंने अपने पार्टी की राष्ट्रीय कुर्सी भूमिहार को दे रखी है, अनंत सिंह को। सोचिए कितना कॉन्ट्रास्टिंग है ये भी। और ये पूरी कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से भूमिहारों का रोल रहा, ये लगभग तय है कि इसका रिवॉर्ड भी भूमिहारों को मिलेगा और इससे भूमिहारों के बड़े वोट बैंक पर फिर से जो दावा है वो हो जाता है भाजपा का। बाबा ये भी सुनिश्चित करके चले गए। अब चौथे मुद्दे की तरफ चलते हैं। चौथा कारण, चौथा एक बड़ा कारण, ये कारण नहीं है, इसे आप इस तरह से समझिए। जरा मैं जिन नेताओं का नाम ले रहा हूं उनकी जातियां आप अपने मन में सोचिएगा। अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, राम कृपाल यादव, नीरज बबलू, ये भाजपा के कुछ नेता हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया। इन नेताओं की मौजूदगी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भी थी, उनके होटल पनास में भी उनके साथ थी। लगातार ये लोग मौजूद रहे और एक तरह से भाजपा के इन लोगों ने हाईजैक कर रखा था धीरेन्द्र शास्त्री को। क्या मैसेज आता है इससे आपको? जिस हिंदू पोलराइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, जिन जातीय समीकरणों को ध्वस्त करके लालू प्रसाद यादव के, नीतीश कुमार के, रामविलास पासवान के, इन जिन जातीय समीकरणों को अब तक गढ़ते आए हैं ये लोग, उनको ध्वस्त करके चौबे ब्राह्मण, गिरिराज भूमिहार, सम्राट कुशवाहा, रामकृपाल यादव, नीरज बबलू राजपूत, ये पूरा जातीय समीकरण आसपास गढ़ा गया। हरि सैनी वहां पहुंचे, वो भी एमएलसी हैं। किस समाज से आते हैं? सानी समाज से, मछुआरा समाज से, वो भी पहुंच जाते हैं। पृथ्वी माली सपोर्ट में दहाड़ रहे हैं, माली समाज से। ये कौन नेता है? ये भाजपा के नेता, ये भाजपा के सहयोगी, ये इशारा कर रहे हैं कि हम हिंदू पोलराइजेशन करने की तैयारी बिहार में कर रहे हैं और हम सफल रहे। कम से कम भाजपा के इन चेहरों को वहां बिठाकर हमने हर समाज का रिप्रेजेंटेशन तो सुनिश्चित कर दिया वहां पे। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, तो राम को नहीं मानते हैं। आप जब सनातन को मानते हैं तो सनातन के सारे रीति रिवाज को मानते हैं। आप जब किसी योगी या संत की बात जब करते हैं, किसी भी धर्मगुरु की बात करते हैं, चाहे उलेमा हो, मौलाना हो, पादरी हो, लामा हो, आप इनके खिलाफ जब आग उगलते हैं तो वो आग आपके खिलाफ ही जाता है। और बिहार में इतनी हल्की राजनीति करके भाजपा को एक और मौका उन्होंने दे दिया कि भाजपा जातीय संघर्षों को समाप्त कर दे। जहां एक तरफ, अब अंतिम मुद्दे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, जातीय जनगणना, ये 5वां बड़ा कारण है। आप कहेंगे जातीय जनगणना कैसे? जातीय जनगणना जहां नीतीश कुमार करा के ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज का वोट अपने पाले में करना चाहते हैं, उसके समानांतर भाजपा ने खड़ा कर दी फौज सब समाज के नेताओं की। देखिए, चिन्हित कर लीजिए कौन आपकी जाति का है, अपने नेता के पीछे ही खड़े हो जाइए। सभी जाति के नेता खड़े हैं,
सभी हिंदू हिंदू कर रहे हैं, सभी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हैं, सभी इस बागेश्वर बाबा के साथ, जिसे आप फ्रॉड कह रहे हैं, जिसे आप अधर्मी कह रहे हैं, वो खड़ा है बिहार में 4 दिनों से, और उसके पीछे खड़े हैं वो लोग, और उसके पीछे खड़े हो जाएंगे आपके लोग। अब आप कैसे रोक सकते हैं इस पोलराइजेशन को? जहां जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने जो करने की कोशिश की उसमें विघ्न लगा दिया कोर्ट ने, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री आकर अपना एजेंडा करके, हनुमान कथा करके यहां से चले भी गए, और जितने दिन वो यहां रहे आपके जातीय जनगणना की चर्चा समाप्त हो गई। आपके जीत की कर्नाटक में चर्चा नहीं हुई, आपके द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की चर्चा नहीं हुई, आपने खुद इसकी चर्चा नहीं की। आप खुद देखिए, आपने तो खुद लगातार विरोध किया। आपने पोस्टर कभी किसी ने फाड़ दिया तो आपने उसे भी जायज ठहरा दिया। हालांकि जदयू ने बहुत हद तक, जदयू समझी लेकिन बहुत लेट समझी, और इस लेट समझ कांग्रेस ने बहुत सही किया। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे से अपने आप को बिल्कुल अलग रखा, और कांग्रेस चूंकि इस तरीके से इस गर्म टॉपिक का सेवन करके अपना मुंह जला चुकी है, तो कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। सीपीआई ने भी अपने एजेंडे से इसे दूर रखा। गड़बड़ा कौन गए? जहाँ तेज प्रताप तेजस्वी के बयान की वजह से, राजद के स्टैंड की वजह से महागठबंधन को झटका लगता है, वहीं नीतीश कुमार को भी सीधा सीधा नुकसान होता है इस चीज़ों का। जातीय जनगणना नीतीश कुमार का एक अच्छा प्लान है, जिसके तहत वो बिहार के संभावनाओं को, जातीय संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं, किन समाज के लोगों के लिए बेहतर काम करने की आवश्यकता है वो जानना चाहते हैं। गलत नहीं है, लेकिन इसके समानांतर बिहार में भाजपा ने हिंदू पोलराइजेशन की नींव रख दी, और उस नींव पर भाजपा काफ़ी मजबूती से काम भी करने लगी। अब चूंकि भाजपा को धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कैटलिस्टिक बूस्ट दे दिया है, तो भाजपा यहाँ से तेजी से भागेगी, और आने वाले समय में 4 जगहों पर इनका कार्यक्रम और लगा दिया गया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे, धर्म की अफीम चटाएंगे, लोग लगातार, आज 10 लाख है कल 20 लाख हो जाएंगे। उन्होंने तो कह दिया ना कि 5 करोड़ अगर बिहार में हिंदू टीका लगा के घूम ले, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब आप रोकिए, अब ओवैसी आएंगे, ओवैसी आके धीरेन्द्र शास्त्री को 10 बातें बोलकर चले जाएंगे। जो काम ओवैसी करते वो काम आपने ही कर दिया। भाजपा को उसी के गेम में आपने चुनौती दे दी। भाजपा इसमें माहिर है, भाजपा इसमें बड़े बड़े सुरमाओं को पटक चुकी है। आप कौन से खेत की मूली हैं? चलिए, पंचनामा में आज इतना ही चर्चा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। बहुत सारे लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं सर, आप धर्म के नाम पर आप चुप क्यों हो जाते हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत मेरी रुचि इन विषयों में नहीं है। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे मेरे भगवान तक पहुँचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरे साथ 24 घंटा हर दिन, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक प्रभु स्वयं रहेंगे। तो धन्यवाद। इस चर्चा में आप सम्मिलित हो सकते हैं, कमेंट में आइए, चर्चा कीजिए, बात कीजिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में आके बात कर सकते हैं, बुरी लगी हो तो आप कमेंट में आके मेरी बात काटिएगा। मैं वहाँ मौजूद रहकर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।